नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट मंत्रा के अंदर, जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी का यूनिट नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एलीट थ्योरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इंटरेक्टिव एजुकेशन का मजा ले सकते हैं, जिसमें आपको सीखने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी क्या होती है, ये एलीट थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसे क्यों एलीट थ्योरी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस चीज़ का शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एलीट थ्योरी की, जिसे कहते हैं विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत या अभिजात वर्ग का सिद्धांत। अभिजात को हम अभिजात या अभिजन भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है विशिष्ट वर्ग एक्चुअल में होते क्या हैं, तो मैं इसके बारे में एक सिंपल सी बात कहूँगा कि एक ऐसा वर्ग जो योग्यता, बुद्धि और आर्थिक तीनों ही तरीके से परिपूर्ण होता है, वह अभिजन या विशिष्ट वर्ग कहलाता है। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी योग्यता यानी कैपेबिलिटी, बुद्धि यानी कि अपनी मेंटल लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अपनी आर्थिक यानी पैसों से स्ट्रांग होते हैं, वे ही लोग विशिष्ट वर्ग के लोगों में आते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो इंडिया में सिंधियास एक राजाशाही परिवार है जो अपने आप में हर चीज़ में कैपेबल हैं। वो एक अच्छे लीडर भी हैं, वे एक अच्छे पैसे वाले व्यक्ति भी हैं और उनकी एक अच्छी खासी वर्चस्व वाली पर्सनैलिटी भी है, जिनके पास उनका खुद का दिमाग है। तो इस तरीके से इस वर्ग को हम विशिष्ट वर्ग कहते हैं। ये हमारे आसपास ही होते हैं, जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। इनका समुदाय या वर्ग, यह विशिष्ट वर्ग कहलाता है। सबसे बड़ी बात ये, इनका एक अलग स्पेशल समुदाय या वर्ग होता है। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारी सोशल हायरार्की में हर तरीके के सामाजिक लोग रहते हैं। जैसे कि हम भी बात करें कि हम जिस जाति से आते हैं, हम उसी जाति के लोगों के साथ पर्सनली कनेक्शन बिल्ड करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसी तरीके से एक एलीट वर्ग, विशिष्ट वर्ग, अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहना, उनके साथ कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। इन लोगों को विशिष्ट वर्ग कहते हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग सिद्धांत, अभिजात वर्ग का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि अभिजात वर्ग एक छोटा समूह या सत्ता रखता है। यानी कि अभिजात वर्ग के अंदर बाकी सारी कम्युनिटी से एक स्पेशलिटी होती है कि इनके अंदर आने वाले व्यक्ति ये सारे लीडर माइंडसेट के होते हैं, जो कि सत्ता में आना चाहते हैं। ठीक है, और से समाज के लिए निर्णय लेने का काम करते हैं। ये लाइन साफ साफ बताती है कि ये जो अभिजात वर्ग है वो अपने आप को बाकी लोगों से सुपीरियर समझता है। ये एक छोटा सा समूह है, यानी कि हाई मेंटालिटी, हाई पोटेंशियल वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। तो ये छोटा सा समूह है जो बाकी लोगों के लिए निर्णय लेने के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति या अभिजात वर्ग का एक छोटा सा समूह विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे व्यवसाय, राजनीति या शिक्षा जगत से आता है। अगर मैं बात करूं प्रभावशाली व्यक्ति, जिसे हम एलिट व्यक्ति कहते हैं, यानी कि जो मेंटल लेवल पर पोटेंशियल, हर एक व्यक्ति पर पोटेंशियल रखता है, वो बेसिकली 3 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्पेशली आगे अपने आप को रखता है। जैसे कि बिजनेस के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में, ये एजुकेशन में टॉप हायरार्की के टॉप पोजीशंस के लिए वो अपने आप को हमेशा हमेशा चुनता है। जिसका अर्थ होता है कि ये लोग हमेशा हर हायरार्की में टॉप नॉच रहना चाहते हैं और ये लोगों के लिए नई नई चीज़ों का निर्माण। जैसे अगर बात की जाए बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन एक डेवलपर की तरह काम करता है। वो वैल्यूज़, वो लोगों की नीड्स को समझकर उनके आगे डिप्लॉय करता है। पॉलिटिशियन यानी कि लोगों के हक के लिए लड़ना जानता है, यानी कि उनको पता है कि वो कैसे स्पेशल वन बन सकते हैं। एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर, जिसमें लोग पढ़कर या फिर अपनी एजुकेशन या अपनी मेंटल पावर को लोगों को सौंप कर उनके ऊपर लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को सार्वजनिक नीति पर यह मानकर लागू किया जा सकता है कि नीति निर्माता इस विशेष समूह का हिस्सा है और वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो आम जनता के हितों के बजाय उनके अपने हितों को लाभ पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिसमें हम इन स्पेशल वर्ग के लोगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि ये जो लोग होते हैं, इसमें लिखा गया है कि नीति निर्माता इस विशेष समूह का हिस्सा है। नीति निर्माता यानी कि जो कि पॉलिसीज़ को क्रिएट करने वाला व्यक्ति जो है वो इस समूह का हिस्सा है। यानी कि जो कि हमारे लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करता है। हमारी पॉलिसीज़ कौन कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करती है। गवर्नमेंट के अंदर जितने लोग हैं, क्या वो पूरे देश की जनसंख्या से अलग कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है, वो कम है और वो काफ़ी कम है। एक छोटा सा हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट को लीड करता है, लेकिन हम सब उनकी बातों को मानते हैं। यानी कि हम आम व्यक्ति और वो सारे व्यक्ति एलिट्स हैं जो हमारे ऊपर, हमारे इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हमारे लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे शब्द का मतलब है कि नीति निर्माता विशिष्ट समूह का हिस्सा है, यानी कि जो पॉलिसीज़ क्रिएट करता है वो एलीट है। ठीक है, और वे निर्णय लेते हैं, यानी कि वो पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम उनका है। वो उनका मानना ऐसा है जो आम जनता के हितों के बजाय अपने हितों को लाभ पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी हद तक सच है कि पॉलिटिशियंस का हमारे से ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस होता है। वो जो भी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं वो लोगों के लिए बनाई जाती हैं, बट उनसे अपना फ़ायदा उनका कैसे जुड़ सकता है इसके ऊपर उनका पूरा फोकस होता है और वो अपने हितों की लाभ पहुंचाने का काम भी करते हैं। इस चीज़ से हम बिल्कुल भी दूर नहीं है। सारी चीज़ें हम रोज़ टीवी पर, न्यूज़ पर देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अभिजात वर्ग का सिद्धांत अनिवार्य रूप से मानता है कि निर्णय लेने की शक्तियाँ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात बताऊँ कि हम जिस थ्योरी को पढ़ रहे हैं उसका सिद्धांत जो लिखा गया है, जो किताबों में हम जानने के लिए लिखा गया है, उसका मेन फोकस यही है कि
उसमें माना गया है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, बाकी सारे लोग उनके डिसीजन पर चलने चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए पुराने ज़माने में कि फैमिली के अंदर सिर्फ एक पर्सन को अथॉरिटी होती थी, वो परिवार का लीडर बनता था और वो परिवार के लिए निर्णय करता था। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे फादर जो हमारे परिवार के लीडर हैं, वो हमारे परिवार के लीडर होने के साथ साथ हमारे रेगुलेशंस, हमारी पढ़ाई, हमारी लाइफ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और वो ही हमारे लिए डिसीजन लेने का काम करते हैं। वो हमारे परिवार के एलिट हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो एक हायरार्की में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। लेकिन ये एलिट जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को स्पेशल मानते हैं तथा अपने आप को लोगों के सामने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप यू गाइस कि आपको एलिट्स के बारे में जितना मैं समझाना चाहता हूँ उतना आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी सवाल या जवाब अधूरा रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी जवाब दे सकता हूँ। तो एक लास्ट पॉइंट और रह गया बताने के लिए कि राजनीति अंतर्गत जिन्हें अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है वे राजनीतिक अभिजन कहलाते हैं। यानी कि राजनीति के अंतर्गत जिन लोगों को स्पेशल पावर्स मिलती हैं, लाइक जो भी पॉलिटिशियन बनते हैं, वो राजनीतिक अभिजन कहलाते हैं। यानी कि वो भी एक एलिट्स हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो जैसे कि हमने ऊपर डिसीजन मतलब बात की थी कि व्यवसाय, राजनीति और शिक्षा, तो राजनीति में यहाँ एक पॉइंट हमारे सामने आ भी चुका है। ठीक है, आई होप यू कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक विशिष्ट वर्ग का अर्थ क्या होता है, क्या होता है ये विशिष्ट वर्ग, और इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो भैया, एलिट शब्द की जो उत्पत्ति है वो एलिजर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कुछ लोगों का चयन, सिलेक्शन बाय चॉइस। यानी कि आप हम समझते हैं कि चयन के द्वारा चुना गया व्यक्ति। समझ रहे हैं आप? सीधी सीधी बात है कि हम अपने लिए अपना लीडर खुद चुनते हैं। ये एक प्रथा बन चुकी है जिसमें हमें खुद के लिए एक लीडर चुनना होगा जो हमारे लिए डिसीजंस का काम कर सके। हमारे इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं, अगर हम जॉब में प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो कंपनीज के सीईओ जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें कंपनी के डायरेक्टर्स चुनते हैं, जो कि लीड करने का काम करते हैं कंपनी की जो छोटी हायरार्की के एम्प्लॉइज हैं उन सभी को। पॉलिटिशियंस जो वो लीड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के अंदर आने वाले लोगों को। हम लोग चुनकर उन लोगों को बनाते हैं और वो लोग हमारे ऊपर लीडरशिप का काम करते हैं। ठीक है, तो एलिट शब्द का मतलब समझ ही चुके हैं। फिर हम इसमें कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली में एलिट शब्द का प्रयोग कब हुआ, ये कब यूज़ में आने लगी और इसमें किस किस जगह इसका यूज़ हुआ। तो हम समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, यानी कि ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें इस शब्द का प्रयोग 1923 में हुआ था। ठीक है, और अभिजन शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी 17 सेंचुरी में विशेष श्रेष्ठता वाली वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें होती थी, जो कि उस टाइम पर जो भी टॉप नॉच चीज़ें होती हैं, जो कि स्पेशली काउंट होती हैं, उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। विशिष्ट वर्ग, इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन तथा अमेरिका में 1930 के बाद हुआ। तो विशिष्ट वर्ग का जो शब्द का जो जन्म है वो 1930 में, 30 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, तो हम अभी कुछ और जानें इनके बारे में इंपॉर्टेंट कि विद्वानों के मतानुसार। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भैया हम अपनी थ्योरी को तो समझ चुके हैं, अपने अनुसार चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन विद्वानों का क्या कहना है इन सब के ऊपर, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो एक ऑथर हैं गिनोवानी सर्टोरी, जिनके अनुसार इसके ऊपर एक स्पेशल उन्होंने दी है परिभाषा, जिसको हम समझ लेते हैं। तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या शासकों और शासितों, शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग, शासक वर्ग और लोगों में विभाजित होती है। इस परिभाषा को मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि प्रत्येक राज्य की जो जनसंख्या है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, पहले शासक और दूसरे शासित। यानी कि जो शासकों के अंडर, यानी कि आम जनता। शासन करने वाला जो वर्ग है वो है विशिष्ट वर्ग, और शासक वर्ग और लोगों में विभाजित होती है। आम जनता और शासकों के बीच में ये विभाजित होती है। शासक को यहाँ पर हमने विशिष्ट वर्ग के लिए डिनोट किया गया है। ठीक है, अब अगली जो डेफिनेशन देते हैं हमारे सर मोरिस डुब्जर के अनुसार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए वास्तव में विशिष्ट वर्ग के द्वारा लोगों पर शासन करने वाली सरकार ही होती है। अब इस चीज़ को हम कई टुकड़ों में तोड़ेंगे और चीज़ को आसानी समझेंगे कि लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यानी कि आम जनता जो है वो लोगों आपस में ही अपने लोगों के लिए एक चुनाव करते हैं, जिसका काम, जिसे हम कहते हैं सरकार। ठीक है, वास्तव में विशिष्ट वर्ग की है जो सरकार है, जिसका चयन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए आपस में मेलजोल बनाकर जो हिसाब प्रस्ताव रखा कि भैया हमें एक समझदार व्यक्ति है जो कि एक विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति है, उसे हमने चुनकर अपनी सरकार का एक मुख्य नेता मान लिया। ठीक है, और मुख्य नेता है वो एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा निकल के आया है। तो लोगों पर शासन करने वाली सरकार, यानी जो सरकार का जो हिस्सा है वो एक विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति ही उसे मैनेज कर रहा है। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सी राइट मिल्स के अनुसार, यानी हमारे थर्ड जो ऑथर हैं, हमारे थर्ड जो विद्वान हैं, वो उनकी क्या कहना है। उनका कहना है कि वे व्यक्ति जो आज्ञा देने वाले पदों पर अधिकार रखते हैं उन्हें विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ऊपर हम सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति से आपको परमिशन लेनी पड़े और जो परमिशन देने की अथॉरिटी रखता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर सी राइट मिल्स के द्वारा एक विशिष्ट वर्ग का दर्जा दिया गया है। यानी कि वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी का सीईओ है, आपका मैनेजर है, जो कोई भी है, जो जिससे आप परमिशन लेते हैं, वो एक विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति है। ठीक है,
आई होप कि इन सारे फैक्टर्स में आपने काफ़ी बारीकी से समझा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से इसे समझा सकूं। अगर आपका कोई भी डाउट और सवाल रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो सर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि अभिजन वर्ग की प्रकृति की विशेषताएं। प्रकृति की विशेषताएं यानी कि उसकी इन्वायरमेंटल मेंटल सिचुएशन और उनकी सोचने की स्पेशलिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं अल्पसंख्यक परंतु श्रेष्ठ। शॉर्टेस्ट कम्युनिटी है पर अपने आप में ये काफ़ी पावरफुल, यानी मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर तरीके से अपने आप को टॉप नॉच है। ठीक है, विशिष्ट गुण यानी स्पेशलिटी इनके अंदर होती है, हर चीज़ में ये स्पेशल होते हैं। विशेष हितों के रक्षक, विशेष हितों के रक्षक यानी कि ये अपने आप को एक सुप्रीम काय पर्सन की तरह सिर्फ स्पेशल चीज़ों में ही लोड करते हैं, हर चीज़ में ये नहीं जाते। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं जनता द्वारा सामान्य स्वीकृति। सबसे बड़ी बात है, एलिट्स को चुनने का काम आम जनता यानी कि वे व्यक्ति जो सोचने समझने में काफ़ी कमज़ोर हैं, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो अपने लिए एक रक्षक की तरह इन्हें इनकी स्वीकृति देते हैं, इन्हें चुनते हैं। अभिजन वर्ग का परिवर्तनशील स्वरूप, ये हर एक एनवायरनमेंट में सेट होने का काम करते हैं। ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि ये हर जगह सेट होते हैं। ठीक है, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इनकी स्पेशलिटी ये भी है कि अभी तक हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाने का काम किसी भी सब्जी बेचने वाले ने नहीं किया। सब्जी बेचने वाले का अर्थ ये है कि सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जो जीवन भर से सब्जी बेच रहा है और जब पॉलिसी लिखी गई उसके द्वारा उसके बाद भी सब्जी बेच रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई एक व्यक्ति जो अपनी सोच से काफ़ी ऊंचा सोच सकता है, उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जो अलग है, वो अलग डायरेक्शन में काम कर सकता है, वो व्यक्ति इस नीति निर्माण का काम करता है। ठीक है, एलिट्स यानी कि आप समझ ही होंगे, हमारे पॉलिटिशियंस सारे के सारे, हमारे लीडर्स, हमारी कंपनीज के सीईओज, काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स के अंदर काम करने वाले व्यक्ति, सारे आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, ये सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये खुद से सीख कर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ऑब्वियसली बात है, जब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो ये बुद्धिजीवी ही होंगे। ठीक है, सत्ता से संबंध रखते हैं, सत्ता से हमेशा इनका संबंध होता है, ये हमेशा लीडरशिप के अराउंड ही सर्कुलेट होते रहते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस की पावर इनके अंदर सबसे ज़्यादा है, ये हमेशा कॉम्पिटिशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की आलोचना। जैसे हमने उनकी विशेषताएं जानी, अब हम उनकी आलोचनाओं के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इस सिद्धांत में कि जो आलोचक हैं, बोटामोर, बर्न्स, प्लेमिनार्स, ये आदि जो लोग हैं, उन्होंने कुछ आलोचनाएं भी की हैं, तो हम आलोचनाओं के बारे में अब जानते हैं। तो सबसे पहली जो आलोचना का शब्द है वो अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। अप्रजातांत्रिक यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक पर्सन, यानी कि डेमोक्रेसी की भावना इनके अंदर है ही नहीं है, ये उससे विरुद्ध जाते हैं। ठीक है, रूढ़ीवादी में हम बात करें तो एक है एडमंड बर्ग, वो कहते हैं कि एलिट्स का मानना ये है कि सब अपने हितों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ एलिट्स की है और लीडरशिप हमेशा एलिट्स के हाथ में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रूढ़ीवादी में फंसे हुए हैं ये लोग कि सारी जिम्मेदारियां इन्हीं की हैं, बाकी सारे लोग, उनका कोई सेंस नहीं है। अनुत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी कि सीधी बात है, अनरिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आम जनता ने चुना है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपने मन से लाइफ को सर्वाइव करना है, ऐसे ही काम चलाना है। नेतृत्व पर अत्यधिक बल, सीधे लीडरशिप के ऊपर फोकस करना है, बाकी किसी व्यक्ति के ऊपर आगे फोकस नहीं करते हैं ये लोग। सत्ता में आगे बढ़ने की इनके अंदर होड़ लगी रहती है। नैतिक व आध्यात्मिक में सबसे बड़ी चीज़ है ये कि यहाँ पर मोरालिटी की बात की जाती है, वो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अपने बनाए हुए रूल्स पर लोगों को डिप्लॉय करना चाहते हैं। विचारधारा के अंत का समर्थन, ऑब्वियसली बात है, विचारधारा, ये किसी के रूल्स को नहीं मानते हैं, किसी की बातों को नहीं मानते। इन्होंने और इनकी कम्युनिटी ने जो रेडी कर दिया है, सब उनकी बात माने, इस तरीके की इनकी सोच है। राजनीतिक शक्ति का गलत प्रयोग, पॉलिटिकल पावर, पैसों का पावर, हर तरीके की जो पावर इनके हाथ में लग जाए। एलिट्स पावर के बारे में बात करें तो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट में बात की जाए तो आईएएस IPS अधिकारी, पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे जो पावर्स हैं वो अपने आप के आगे किसी की नहीं सुनती। उन्होंने उनकी कम्युनिटी जो रूल बिल्ड करके दे दिए हैं, वो सारे के सारे रूल्स अब उनको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विचारधारा की अंत का समर्थक हो गया, राजनीतिक शक्ति का गलत दृष्टिकोण समझ चुके हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध, सामाजिक यानी कि जो कि समाज में हो रहा है कि हमें नॉर्मली कि समाज की जो धर्म की या बाकी जो चीज़ों को जोड़ने की बात की जाती है, ये उनसे दूर रहते हैं। ये कहते हैं कि जो हमने रूल्स बनाए उनके अकॉर्डिंग चलो, ज़्यादा चलेगा। विषमता में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनइक्वालिटी। विषमता में ये तोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं, जोड़ने की बजाय, ऐसा हमारे आलोचकों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट वर्ग के प्रकार। अब जो हमारे विशिष्ट वर्ग हैं उनके कुछ स्पेशल प्रकार हैं, जैसे कि हमारा एक प्रकार आता है कुलीन विशिष्ट वर्ग। कुलीन विशिष्ट वर्ग एक्चुअल में क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। कुलीन विशिष्ट वर्ग उन समाजों में पाया जाता है जिसमें पुराने समय में राजाओं का शासन रहा है। जैसे कि नॉर्मली आज के टाइम पर मान लें सिंधिया, जो कि अपने कुल से यानी कि सदा से ही राजाशाही जीवन को जीते आ रहे थे। लोकतांत्रिक राज्यों में आज भी राजवर्ग के लोग अपना प्रभाव रखते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो पुराने राजाओं के बच्चे जो अभी तक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी राजा ही मानते हैं, वो नॉर्मल इंसानों की तरह खुद को काउंट नहीं करते। उदाहरण फ्रांस, जापान, मलेशिया में देखने को मिलते हैं। 1969 से पहले भारत में भी कुलीन वर्ग का प्रभाव था। 1969 से पहले भी था, कई सारे शासक वर्ग थे। जब देश का विभाजन हुआ तब भी कई सारे साम्राज्य जिनमें राजाओं का शासन था, ऐसा रहा है। और आज भी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तो वहाँ सिंधियास की अभी भी जो उनकी कुलीन क्षमता है वो काम करती हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें पढ़ते हैं नया विशिष्ट वर्ग। अब नया विशिष्ट वर्ग एक्चुअल में क्या है? नया विशिष्ट वर्ग औद्योगिक समाज की देन, यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि नया विशिष्ट वर्ग जो है औद्योगिक समाज की देन है। यानी कि इससे हम समझते हैं कि औद्योगिक जो क्रांति हुई उसके बाद में बड़े बड़े व्यापारी निकले, और उन व्यापारी जो समूह जो निकले बने, उनसे क्या हुआ कि राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत से प्रभाव पड़े। यानी कि जो पहले पॉलिटिक्स थी वो एक स्थायी सोच कर हो जाती थी। यानी कि जैसे कि मान के रखा जाए कि जो पॉलिटिशियन है वो अपनी अपनी चला सकता था, उसने खुद ने, और पॉलिटिशियन कम्युनिटी ने जो रूल बना दिए उनको डेवलप होना था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही औद्योगिक क्रांति में बदलाव हुआ और उनके डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ कि एक हिस्सा और क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं औद्योगिक समूह, और उन समूह ने इन सब के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद इनकी निर्णायक जो क्षमता थी पॉलिटिक्स की वो काफ़ी डाउनग्रेड हुई, और इसका ये प्रभाव पड़ा कि नया विशिष्ट वर्ग उभर के आया। ये टक्कर का समाज बन गया पॉलिटिक्स के आगे। यानी राजनीति के सामने एक नई चीज़ उभर के आ गई कि भैया एक औद्योगिक व्यापारिक समूह है जो उनके बराबर का है, अगर आप रूल्स बना सकते हो तो वो भी अपनी पैसे की पावर दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही। नौकरशाही में हम आसानी से मान सकते हैं कि जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय से लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर हमारे नॉर्मली जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो सारे के सारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बड़े बड़े स्तर पर भाई मान ले जाएं तो आज के टाइम पर डीएम, आईएएस, आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वो बड़े लेवल के नौकरशाह होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आए तो बड़ी कंपनीज के सीईओ, उनके अंदर के मैनेजर्स, ये सारे लोग इनमें काउंट होते हैं। इस वर्ग का समर्थन बीटी बोटामोर ने किया था। ठीक है, कल्याणकारी नीतियों को बनाने के लिए, अपनाने तथा लागू करने में बड़े वर्ग के बड़े साधन के रूप में सामने आया। ठीक है, नौकरशाह ने क्या किया कि ये नए नियमों को बनाने, उन्हें लागू करने में हेल्प करने का काम करने लगा। आप समझ रहे हैं कि जो बड़े वर्ग जो रूल रेगुलेशन लाते थे उनको डिप्लॉय करने में अब कंपटीशन बढ़ चुका था, तो उनकी हेल्प करने में कौन कौन आएगा आप सामने? तो ये जो नौकरशाह है, नौकरशाही जो आई उसने इनकी मदद की, जिससे हम आज के समय में लोक प्रशासन के आगे देख सकते हैं। लोक प्रशासन में इसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि लोक प्रशासन में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। इसका मतलब लोक प्रशासन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंपरागत विशिष्ट वर्ग। अब परंपरागत, जैसे कि हमने बात की ऊपर कि नया विशिष्ट वर्ग, तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग के बारे में अगर बात की जाए तो ये परंपरागत मूल्यों के आधार पर अपनी शक्ति और अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। परंपरागत यानी कि हमारी धार्मिक नीतियाँ और उनके रूल रेगुलेशंस, ठीक है, उनके आधार पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लाइक वहाँ के पुरोहित, जो वहाँ के रीति रिवाज, प्रथाएं, धर्म, पूजा, यानी कि सीधे सीधे शब्द होता है कि जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फारसी, ईसाई, ये सारी सारे जो धर्म हैं ये अपने आप में इनके जो एलिट्स हैं वो उनके जो पुरोहित हैं उनको हम कह सकते हैं, और वो अपनी अपनी चीज़ों, अपनी जो रूल रेगुलेशन है उनको मनवाने का काम करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को उस धर्म विशेष का रक्षक मानते हैं। ये ही अपने आप को स्पेशल उस चीज़ का लीडर समझते हैं। ये एक विशिष्ट वर्ग की स्पेशलिटी जो उन्हें ऊपर पड़ी थी वही एक निकल के सामने आती है। राजवंशों के राजकुमार इनमें आते हैं, जमींदार आते हैं, धार्मिक नेता आते हैं, यानी कि वही पुरोहित इनके उदाहरण हैं। इनके स्पेशल जो उदाहरण हैं वो इस तरीके से आते हैं कि राजवंश की जो राजकुमार थे वो अपने धर्म की, जो अपने वंश को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जमींदार होते हैं, अपनी ज़मीन, जिनके पास ज़मीनें होती हैं वो अपनी ज़मीनों की ही होड़ चलाते हैं। धार्मिक नेता यानी अपने पुरोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्गीय विशिष्ट वर्ग। मध्यवर्गीय विशिष्ट वर्ग, अब इन सब के बाद में एक और वर्ग उभर के सामने आया जिसे हम कहते हैं मध्यवर्गीय, यानी कि मिडिल क्लास वर्ग। जो वर्ग है वो यहाँ डिवाइडेशन शुरू हो चुका है। पहले शुरुआत में जो एक्चुअल में बड़े थे वो बड़े थे, फिर बाद में एक नई चीज़ निकल के आई, एक औद्योगिक समाज की उत्पत्ति हुई जिसमें बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ। तो जो बिजनेस में अच्छा कर पाए वो एलिट्स, वो अपने आप को एक एलिट्स ग्रुप में समझने लगे। उसके बाद में नौकरशाही आई। नौकरशाही यानी कि गवर्नमेंट्स के साथ कंट्रीब्यूशन कर दिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कंट्रीब्यूशन करके जो लोग आगे बढ़े उन्हें नौकरशाही कहेंगे। और परंपरागत आप समझ ही चुके हैं। तो ये सारे जो वर्ग हैं अपने आप में एक अलग अलग कम्युनिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं, अपना खुद का एक समाज। मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा एक इंजीनियरिंग समाज है, मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट तो मेरा आर्ट्स एक समाज है। इस तरीके से कई सारे समाज उपज के सामने आने लगे। इसी तरीके से एक मध्यवर्गीय विशिष्ट समाज की उत्थान हुआ जिसमें एडवर्ड सिल्स के द्वारा मध्यवर्गीय अभिजन की बात की गई थी। इस वर्ग में डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, इंजीनियर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, बुद्धिजीवी, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो कि व्यापारिक वर्ग तथा मजदूर संघों के नेता आदि आते हैं। इस वर्ग का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक हितों को पूरा करना है। देखिए कहीं ना कहीं ये सारे के सारे विशिष्ट वर्ग जो बन रहे हैं उन सब का काम है किसी ना किसी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेना, और किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी को इस तरीके से लेना कि वो उनकी ही जिम्मेदारी है। इसी तरीके से मध्य वर्ग का काम था, उसके अंदर डॉक्टर, वकील और इंजीनियर आ गए, और उन सब ने जिम्मेदारी ले ली कि अगर डॉक्टर ने जिम्मेदारी ली कि कोई बीमार है तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, मैं ही उसे सुधारूंगा। वकील ने जिम्मेदारी ली कि किसी की भी कोई जो सजा वगैरह या जो भी उसका केस लड़ना है वो मेरी जिम्मेदारी। इंजीनियर ने डेवलपमेंट का काम ले लिया, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट है उसने अपना विज्ञान की स्थिति को डेवलप करने का काम ले लिया। इसी तरीके से इन सभी ने अपने अपने हितों को पूरे करने की जिम्मेदारी ले ली। अब आता है एक और वर्ग जो कि काफ़ी स्पेशल है, जिसे हम कहते हैं शासक वर्ग, यानी कि लीडर, नेता। अभिजन वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण शासक वर्ग होता है। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जिसे हम कहते हैं वो होता है शासक वर्ग। ठीक है, जिसका शासन व्यवस्था यानी कि पूरा का पूरा
डेवलपमेंट का जो कि शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, उसे हम कहते हैं शासक वर्ग। ये पूरे समाज का नेतृत्व करता है। ये पूरे समाज का नेतृत्व करने का मतलब है ये जिम्मेदारी लेता है पूरे समाज की कि भैया समाज के अंदर जो भी घटना घटित होगी उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। लीडर की स्पेशलिटी। अगला है राजनीतिक विशिष्ट वर्ग। अब राजनीतिक विशिष्ट वर्ग क्या होता है, चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राजनीतिक विशिष्ट वर्ग जो होता है ये वह वर्ग होता है जो भी सत्ता से बाहर है। अभी कहाँ पर है, ये सत्ता से बाहर है और कभी भी शासक वर्ग की जगह लेने को तैयार रहता है। ये फिरात में बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें भी सभी राजनीतिक दल इसमें भी सभी राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के प्रयासों में लगे होते हैं। यानी कि इनकी बात की जाए, जैसे कि आज के टाइम पे हम मान लेते हैं कि अभी सत्ता में कौन सी पार्टी है, भैया सबको पता है बीजेपी है और उनके पीछे लगी हुई है कई सारी पार्टियां। हम उदाहरण के लिए कांग्रेस को ले लेते हैं। अभी सत्ता में है बीजेपी जो कि सत्ता में है, और दूसरा राजनीतिक दल किसको बोलेंगे, जो कांग्रेस में है, जो कि इस फिरात में बैठा हुआ है कि हम कभी भी उस पार्टी उस सत्ता में पहुँच जाएँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत। अब ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि विभिन्न विद्वानों ने अभिजन की व्याख्या, अभिजन यानी कि वही अपना मेन सिद्धांत, ठीक है, एलीट के बारे में व्याख्या करते हुए अपने ढंग से कहा है कि इन सभी सिद्धांतों का एक केंद्र बिंदु है। इन सभी सिद्धांतों का एक केंद्र बिंदु यह है कि शासक वर्ग जो है वो प्रत्येक समाज के में जो अल्पसंख्यक हैं वे वर्ग होता है, ठीक है। शासक कौन होता है, जो कि किसी बड़े समाज का एक छोटा सा हिस्सा वो उसका शासक बनता है, ठीक है। इसमें हमारे एक विद्वान हैं विल्फ्रेड पेरेटो, उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी मनोवैज्ञानिक सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत को समझेंगे कि इनका सिद्धांत इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम पेरेटो के बारे में जानेंगे कि पेरेटो एक्चुअल में है क्या। पेरेटो का समय जो है 1848 से 1923 तक का, यानी कि 1848 में विजन में 1923 में भी अंत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उनका कहना है कि अभिजन वर्ग का सिद्धांत पेरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में दिया है। पेरेटो ने अभिजन वर्ग का जो एक सिद्धांत दिया है वो उन्होंने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े विद्वान हैं कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। उनकी संघर्ष सिद्धांत जो है उसकी प्रतिक्रिया यानी कि उनको जवाब देते हुए उन्होंने इसका निर्माण किया है, इस पुस्तक का द माइंड एंड सोसाइटी। पेरेटो ने अपने विश्लेषण में मानवीय गतिविधियों का आधार मनोवैज्ञानिक तत्वों को माना है। यानी कि पेरेटो ने जो भी अपना विश्लेषण किया, उन्होंने जो मानवीय गतिविधियां हो रही थी उन सभी का आधार किस चीज़ को माना है, मानवीय मनोवैज्ञानिक यानी कि लोगों की मेंटालिटी को। पेरेटो द्वारा अभिजन की परिभाषा। अब पेरेटो ने जो एक परिभाषा दी है अभिजन की, एलिट्स की, वो क्या है हम समझते हैं। अभिजन वर्ग कुछ एक ऐसे व्यक्ति जो गतिविधि के हर क्षेत्र में सफल हुए हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो कि गतिविधि के हर क्षेत्र यानी कि हर तरीके की गतिविधि एक्टिविटी, बेसिकली वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या फिर फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो होती है, क्रिएटिव एक्टिविटी, उनमें अगर सफल हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों का जो समूह है वो अभिजन वर्ग है। और व्यवसाय का क्रम स्तर में उच्चतर स्तर पर पहुंच गए हैं। व्यवसाय यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि बिजनेस के लेवल में इनका जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा पहुंच गया है। उन्हें ही पेरेटो ने अभिजन वर्ग कहा है, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अभी ऊपर हम जब पढ़ के आए थे तो वहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति के बाद जो औद्योगिक वर्ग उठा, उसी तरीके से हम यहाँ पर पेरेटो की भाषा में इस समाज को समझ लेते हैं कि उसमें जिस अभिजन वर्ग की बात की गई थी ये वही है। पेरेटो ने प्रत्येक समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है निम्न स्तर, दूसरा है उच्च स्तर, ठीक है। और उन्होंने निम्न स्तर के बारे में बात न करते उच्च स्तर को दो स्तरों में बांट दिया। पहला एक शासकीय वर्ग, दूसरा गैर शासकीय। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि शासकीय वर्ग में वे लोग आते हैं लाइक अपने डीएम, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट में बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडर्स होते हैं उनको हमने अपना शासकीय वर्ग माना, जो कि एलिट्स में हमारे जो उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है पर वो पूरे देश के ऊपर लीड करते हैं। गैर शासकीय वर्ग के बारे में बात की जाए तो वे लोग जो कि प्राइवेट कंपनीज को ओन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में जो कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि औद्योगिक क्रांति के बाद उपजे औद्योगिक ग्रुप्स, वो सारे के सारे, ठीक है, ये सारे गैर शासकीय वर्ग में आते हैं। अब हम शासकीय वर्ग की विशेषताओं को थोड़ा सा देख लेंगे। तो पेरेटो कहते हैं कि शासकीय अभिजन वर्ग में मानसिक तथा शारीरिक गुण पाए जाते हैं। यानी कि पेरेटो कहते हैं कि शासकीय जो होते हैं अभिजन वर्ग, यानी कि लाइक एक आईएएस आईपीएस अधिकारी की हम बात करें, एक लीडर की हम बात करें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर की हम बात करें, तो उनमें मानसिक तथा शारीरिक दो तरीके के गुण पाए जाते हैं। यानी कि एक यूपीएससी का एग्जाम देकर जो आईएएस बना है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है एक मानसिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा। जो एक आईपीएस बनता है तो उसको एक शारीरिक रूप पर भी तैयार किया जाता है। तो इनमें दोनों तरीके गुण पाए जाते हैं। इनमें शेर तथा लोमड़ी के गुणों का आदर्श मेल होता है। शेर बहादुर निडर, लोमड़ी चालाक चतुर, इस तरीके के गुण जो होते हैं उनका आदर्श मिलता है। यह शासन संचालन में बल का प्रयोग करते हैं।
ऑब्वियसली बात है, ये शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा अपने शासन को न्याय संगत ठहराने के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये लोग लॉजिकली इंटेंस होते हैं। जैसे कि मानसिक स्तर पर जो तेज हैं वो लॉजिक लगा सकते हैं, जो शारीरिक रूप पर तेज है वो बल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अपनी बात को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं पैरेटो, और ये कहते हैं कि छल कपट का भी सहारा लेते हैं। कभी कभी किसी केस को कवर करने के लिए किसी तरीके का छल भी कर सकते हैं। ये हमारे सरकारी जो शासकीय वर्ग के जो एलिट्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम अभिजन वर्ग में प्रवाह की अवधारणा देखेंगे। सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि अभिजन यानी कि एलिट्स वर्ग में जो कि फ्लो पावर है, उनकी मेंटालिटी जो है उसको हम समझेंगे। इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द एलिट्स। ठीक है, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। इसकी धारणा का विकास जो है पेरेटो ने किया है। पेरेटो ने ही इसका इजाद किया है, और वे कहते हैं कि प्रवाह से आशय यह है, जो प्रवाह यानी कि उनका जो डायरेक्शन है उससे आशय यह है कि राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होते। ठीक है, राजनीतिक जो अभिजन होते हैं यानी कि राजनीतिक जो एलिट्स होते हैं वो कभी स्थायी नहीं होते, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब अगर हम बात करें इनमें, अगर हम एक स्तर की, जैसे हम पॉलिटिशियंस की बात करें, नेताओं की बात करें, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, पार्टी जीतती है, पार्टी हारती है, इस तरीके से उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। गैर अभिजन वर्ग के कुछ सदस्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अभिजन वर्ग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैर अभिजन वर्ग यानी कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे हम मान सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिशन पार्टी, वो अपनी बुद्धि अपनी तर्क का प्रयोग करके जो होते हैं वो बुद्धि का प्रयोग करके अभिजन वर्ग में आ जाते हैं, यानी एलिट्स में आ जाते हैं, यानी सत्ता में आ जाते हैं। जो सत्ता में वो सारे एलिट्स हैं, तो जो भी विपक्ष का पार्टी जीत कर अगर सत्ता में पहुंचती है वो एलिट्स हो जाती है। ठीक है, तथा अभिजन के वर्ग कुछ लोग बुद्धि तथा उत्तम गुणों में कमी आने के कारण गैर अभिजन वर्ग में चले जाते हैं। यानी कि वो वर्ग जो अभी तक एलिट्स कहला रहा था यानी सत्ता में था, वो अपने किसी ऐसे गुण के कारण हार गया और वो जाकर अपोजिशन में पहुंच गया, दोबारा से सर्कुलेशन में पहुंच गया, तो उसे हम उसकी बुद्धि की कमजोरी के कारण कह सकते हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। पेरेटो के अनुसार इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। पेरेटो के अनुसार कहते हैं कि इतिहास जो कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, यानी कि ये बहुत गहरी बात कह चुके हैं पेरेटो कि जो इतिहास है वो कुलीन तंत्र यानी कि एलिट्स का जो एक सिस्टम है उसका कब्रिस्तान है। यहाँ पर काफ़ी सारी सच्चाइयों के गले घोटे गए हैं, काफ़ी सारी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरेटो के सिद्धांत की आलोचना। अब पेरेटो भी एक विध्वंस में फंसे और उनकी भी आलोचनाएं की गई। बी ही बोटोमोर ने और आदि लेखक, कुछ कई सारे लेखकों ने अभिजन वर्ग के सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचना की हैं, और उनमें से आलोचनाएं इनके सिद्धांत की भी हुई हैं। अवशेष में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसकी व्याख्या संतोषजनक नहीं है। ठीक है, अवशेष में परिवर्तन किस प्रकार होता है इसकी व्याख्या संतोषजनक नहीं है, मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अभिजन वर्ग में पान तथा उत्थान के बारे में व्याख्या और असंतोषजनक है। ठीक है, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो असंतोषजनक है। मतलब कैसे, क्या, ये सारी चीज़ें कई सारे सवाल उठते हैं। पेरेटो ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास नहीं किया है। इस तरीके की बातें भी उनके बारे में की गई हैं। अभिजनों में प्रभाव और समूहों के उत्थान का पतन में क्या संबंध है, ऐसे कई सवाल हैं जो उनके सामने आए और वो सवाल रह गए। पेरेटो ने अभिजन वर्ग की उचित व्याख्या नहीं की, अभिजन वर्ग के बारे में एक कोई ढंग की डेफिनेशन नहीं दी जिससे हम समझ सकें कि एक्चुअल में अभिजन वर्ग है क्या। उनके द्वारा वर्णित अभिजन वर्ग की व्याख्या पूर्णतः अधूरी, अस्पष्ट और अवैज्ञानिक है। यानी कि यहाँ पर आलोचकों ने सबसे बड़ी बात कही कि उनकी जो व्याख्या है अपने अभिजन वर्ग के बारे में वो पूर्णतः अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, अस्पष्ट है, समझने लायक नहीं है, अवैज्ञानिक, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अवशेषों तथा निश्चयतियों में अंतर करने में असफल रहा है। ठीक है, ये निश्चय है अवशेषों यानी कि जो भी उन्हें जो डू एंड डायरेक्शंस मिले हैं उनको, उनमें जो भी डिफरेंशिएशन करने पर ये कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं था इनका किसी भी काम को करने का। तो यहाँ पर जो अपने पेरेटो है उनकी धारणा को हम समझ चुके हैं, उनकी बातों को हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे फाइनर का सिद्धांत। फाइनर का जो संतरा सिद्धांत है, यानी फाइनर का एक संतरा सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। फाइनर ने अभिजनों को संतरे के माध्यम से समझने की कोशिश की है। जिस तरह से पानी में संतरा अपने स्थान को बदलता रहता है, उसी तरह अभिजन भी बदलते रहते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं और कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। ये डायरेक्ट भी बदल सकते हैं या किसी और माध्यम के द्वारा ये बदल सकते हैं। लाइक किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो ये फूले नहीं समा रहे हैं, किसी ने डाउनग्रेड कर दिया तो ये दबे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अभिजात वर्ग जो है वो पानी की तरह है, वो स्थान बदलता रहता है, कभी टॉप पे पहुंच जाता है, कभी लोएस्ट में आ जाता है। ठीक है, एडवर्ड सिल्स का बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत। अब एडवर्ड सिल्स भी इस सिद्धांत के बारे में अपनी राय पेश करते हैं, तो उनकी बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत को भी हम समझते हैं। एडवर्ड सिल्स के अनुसार बुद्धिजीवी व्यक्ति वे हैं, यानी एडवर्ड सिल्स के अनुसार बुद्धिजीवी व्यक्ति वे हैं जो उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले को ही एडवर्ड सिल्स ने बुद्धिजीवी माना है, जो इस प्रकार की शिक्षा से संबंधित रुचि और निपुणता रखते हैं। प्राचीन भारत में राजपुरोहित, जिन्हें हम कहते हैं राजपुरोहित, तथा राजगुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान एवं सम्मान प्राप्त होता था।
एडवर्ड के अनुसार बुद्धिजीवी कहलाने के लिए केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करनी ही पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने इसके ऊपर भी बात काटते हुए अपनी बात कही कि बल्कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो आधुनिक व्यापार तथा प्रशासन के तरीकों में निपुणता प्राप्त करने के कारण नहीं, बल्कि किसी शिक्षण संस्थान के बौद्धिक सांस्कृतिक से भी प्रभावित होने के कारण आधुनिक बने। यानी कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी आधुनिकता की प्रवृत्ति को दिखाते हैं और उसी के हिसाब से वे वर्ग में योग्यता और त्याग के गुणों, ऐसी कई दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अभिजन माना है। जेम्स बर्नम की भी एक सिद्धांत आता है। जेम्स बर्नम एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत पेश करते हैं। हमने ऊपर देखा कि बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत आया, ठीक है, फाइनर का संतरा सिद्धांत आया, हमने ऊपर पढ़ा परेटो का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आया। अब हम बात करेंगे जेम्स बर्नम का अर्थशास्त्रीय सिद्धांत। जेम्स बर्नम ने विशिष्ट वर्गवाद को मार्क्सवाद के सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास किया था। जेम्स बर्नम ने अभिजन सिद्धांत में आर्थिक पक्ष को जोड़ता है। 1941 में प्रकाशित पुस्तक थी द मैनेजरियल रेवोल्यूशन में बर्नम ने सिद्धांत का वर्णन किया था। सन 1941 में जेम्स बर्नम एक बुक लिखते हैं द मैनेजरियल रेवोल्यूशन। उसमें जेम्स बर्नम इस सिद्धांत का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस विशिष्ट वर्ग की मैनेजरियल एलीट कहता है। उनके अनुसार पूंजीवाद पतन की ओर है। उनके अनुसार जो था कि पूंजीवादी जो था पतन की ओर है, ठीक है। अब पूंजीवादी उद्योग के कानूनी स्वामी मात्र होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पूंजीपति होते हैं वो उद्योग में कानूनी स्वामी होते हैं, मतलब जो पूंजीपतियों ने कह दिया वही होता है, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो, वैसी बात हो गई। भविष्य में समाज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रबंधकीय समाज अभिजन द्वारा संचालित होगा। यानी कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि समाज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रबंधकीय, यानी कि मैनेजमेंट जो समाज होता है वो अभिजन समाज होगा। कहीं ना कहीं उनकी बात आज के टाइम पर फूली फलित है कि आज के टाइम पर जो बिजनेसेस हैं वो ही एलिट्स के सच्चे पायदान पर सबसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जेम्स बर्नम के अनुसार अभिजन वर्ग की शक्ति का आधार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रित होता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, अर्थशास्त्र की बात करते हैं और वो सीधा मैनेजमेंट तथा बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं और वो बताते हैं कि जो उत्पादन और साधनों पर नियंत्रण पालेगा वही व्यक्ति आने वाले समय में एलीट बनेगा। लेकिन जेम्स बर्नम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि पूंजीवाद में क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों में पर श्रमिकों पर आधिपत्य हो जाएगा। यानी कि जो श्रमिक थे, जो कर्मचारी है, उन पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। उनके अनुसार प्रबंधकीय व्यवस्था में विकसित होने के कारण उत्पादक के साधनों में प्रबंधन भी अभिजन के हाथों में केंद्रित होगा। यानी कि डेवलपमेंट से लेकर उस डेवलपमेंट की प्रोसेस, हर एक चीज़ अभिजन के हाथों में उनके हाथों में आ जाएगी। वो सारी की सारी जो पावर होती है वो अभिजन के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। एक नई पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं जो कि मिलवान जुलास ने के द्वारा दी गई, राजनीतिक अभिजन वर्ग का सिद्धांत। यानी कि अब यहाँ पर आता है पॉलिटिकल एलिट वर्ग का जो सिद्धांत है वो सामने आता है। जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम में इस सिद्धांत का वर्णन किया। हर किसी ने अपनी किताब लिखी। ऊपर द मैनेजरियल रेवोल्यूशन लिखा गया, नीचे एक नई किताब लिखी गई द न्यू क्लास एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम। उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार यूएसएसआर में 1917 में जो क्रांति हुई उसके बाद एक ऐसा अभिजन वर्ग का उदय हुआ जिसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। यानी इनके अनुसार यूएसएसआर में जो 1917 में क्रांति हुई उससे एक अभिजन वर्ग का उदय तो हुआ, लेकिन उसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं किया गया। चलिए जानते हैं आगे क्यों नहीं किया गया। साम्यवादी जगत के इस अभिजन वर्ग को मिलोवन जिलास ने राजनीतिक अधिकारी तंत्र का नाम दिया। उन्होंने मिलोवन जिलास ने इस वर्ग को राजनीतिक अधिकारी तंत्र का नाम दिया। चलिए आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। वास्तव में इस वर्ग में साम्यवादी दल के नेता आते हैं, क्योंकि इस वर्ग में था उसमें साम्यवादी जो दल था उसके नेताओं का मिश्रण था। इस वर्ग का साम्यवादी दल के संगठन, नीतियों तथा निर्णयों पर पूरा नियंत्रण था। इस कारण यह वर्ग विशेष सुविधाभोगी वर्ग बन गया। यानी कि हर जगह एक स्पेशल कम्युनिटी की बात की जाए, ये धीरे धीरे ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ बनना स्टार्ट हुए और ये सारे के सारे अभिजात वर्ग, यानी कि खुद से सोचने समझने और कई सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग का काम कर ये खुद को अभिजात वर्ग में शामिल करते गए। ऐसे कई सारे दल उपजते जाए, ठीक है। अब हम लासवेल का अभिजन वर्ग का सिद्धांत समझेंगे कि लासवेल का जो अभिजन वर्ग का सिद्धांत है वो क्या कहता है। होराल्ड लासवेल ने अभिजन संबंधी विचार अपनी पुस्तकों पावर एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स वॉन्ट व्हेन एंड हाउ तथा द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एलिट्स में भी दिए। उनकी दो बुक्स थी, द पावर एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स वॉन्ट व्हेन एंड हाउ, और दूसरी द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एलिट्स में भी दिए। होराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति का अध्ययन प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। यानी कि इनके अनुसार जो राजनीति का जो अध्ययन है वो प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। यानी कि प्रभाव यानी कि पावर और उस पावर का यूज़, उस पावर की पोटेंशियल, उसका अध्ययन करना ही इनके अनुसार जो राजनीति का अध्ययन माना गया है। प्रभावशाली वे व्यक्ति होते हैं जो प्राप्त होने वाली वस्तुओं का अधिकतम भाग प्राप्त कर लेते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति कौन से होते हैं? वे व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का अधिकतम हिस्सा पा लेते हैं। जो वस्तु व्यक्ति अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे लासवेल मूल्य कहते हैं। यानी कि जो जिस चीज़ को पाना चाहता है
उसे लासवेल ने अपना नाम दे दिया, उन्हें वे लासवेल मूल्य कहते हैं। अभिजन वर्ग का अर्थ होराल्ड लासवेल के अनुसार अभिजन वर्ग वह है जिसके पास प्रतिष्ठा है, आय है तथा सुरक्षा है। उन्होंने होराल्ड लासवेल के अनुसार अभिजन वर्ग वह है जिसके पास प्रतिष्ठा है, आय है और सुरक्षा है, जैसे मूल्य होते हैं। ये कुछ ही लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यानी कि शुरुआत से जिस बारे में बात की जा रही है कि अभिजन वर्ग की एक शॉर्टेस्ट कम्युनिटी है और उनके पास ही प्रतिष्ठा, आय तथा सुरक्षा, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वो बाकी वर्ग से थोड़े से अलग हो जाते हैं। और ये पावरफुल भी होते हैं, ये मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं, इनके पास कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बातों को अलग अलग ऑथर्स द्वारा सेटिस्फाई किया गया है। जैसे आप देखा कि लासवेल ने भी सेम बात कही कि प्रतिष्ठा, आय और सुरक्षा, ये जैसे मूल्य जिनके पास होते हैं वे लोग ही अभिजात वर्ग में शामिल होते हैं। ठीक है। समाज में पद सोपान का ढांचा। ठीक है, समाज में पद सोपान का ढांचा, इस बात को समझते हैं। प्रत्येक समाज में पद सोपान यानी किसी पद की जो उपाधि होती है उसका जो ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत सत्ता का केंद्रीकरण होता है। जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। यही प्रतिष्ठा तथा प्रभाव प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता रहता है। जहाँ संघर्ष होता है वह राजनीति होती है। सीधी बात है। पद सोपान का ढांचा सीधा उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अंदर केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन की पावर आ जाती है। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन की पावर की बात की जाए तो 100 लोगों की टीम है जिसमें से कोई एक लीडर बनेगा। सीधी बात है। यहाँ पर सत्ता का शिखर होता है, यानी कि उस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक पर्सन ऐसा होगा जो उस शिखर पर बैठने के काबिल होगा, जो अधिक शक्तिशाली यानी कि मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आर्थिक स्तर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। वो व्यक्ति साफ साफ यहाँ पर उस प्रतिष्ठा को पाने का काम करने वाला है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ऊपर बताया था कि प्रतिष्ठा, आय और सुरक्षा, ये 3 सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी वो सारी चीज़ें इसमें डिनोट की गई हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रभाव प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता है और इनमें यही सारी चीज़ों का सर्कुलेशन है जो आगे पीछे चलता रहता है। ठीक है। राजनीतिक शक्ति वर्ग। राजनीतिक शक्ति, लासवेल अभिजन को राजनीतिक शक्ति वर्ग कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि लासवेल ऐसा क्यों कहते हैं। लासवेल अभिजन को राजनीति यानी पॉलिटिकल जो शक्ति का जो एक ग्रुप होता है उसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल पावर होती है उनकी मेंटल लेवल की। लासवेल के अनुसार राजनीतिक शासक वर्ग एक राजनीतिक संगठन में सत्तावान व्यक्तियों का समूह होता है। सीधी बात है। जैसे मैंने कहा कि 100 लोग अगर ग्रुप है उसके अंदर कुछ लोग टॉप हायरार्की में बैठते हैं और वो टॉप हायरार्की ही, जैसे कि हमने एक मटकी फोड़ एक हमने प्रतियोगिता देखी जिसमें हम एक के ऊपर एक जुड़ते हैं और लास्ट में एक सिंगल पर्सन होता है जो कि इस मटकी को फोड़ने का काम करता है। वो एक एलीट पर्सन की तरह, एक सुपीरियर पर्सन की तरह, जो कि ऊंचाई से नहीं डरता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी वो उसके अंदर करेज ज़्यादा है, वैसा व्यक्ति वही एक रियल एलीट पर्सन है। ठीक है। तो शक्तिहीन अधिकांश व्यक्तियों को जन कहा जाने लगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि शक्तिहीन अधिकांश व्यक्तियों को जन कहा जाने लगा। यहाँ पर साफ साफ है कि जिनके जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे उन लोगों को जन कहा जाने लगा। प्रत्येक समाज में अभिजन यानी कि एलीट्स पर्सन, यहाँ पर अर्थ होता है साफ साफ एलीट पर्सन का अर्थ अभिजन तथा जन पाए जाते थे। अभिजन यानी कि एलीट पर्सन, जन यानी सिर्फ पर्सन, 2 तरीके के लोग हर एक समाज में पाए जाने लगे। जन स्वीकृति की धारणा। लासवेल के अभिजन सिद्धांत में मुख्य देन अभिजनों के निर्णय में जन सहमति की धारणा। सीधी बात है, जिनकी पोटेंशियल ज़्यादा थी उनको लोगों का समर्थन मिलने लगा, उनके निर्णय में हामी मिलने लगी और ये इस तरीके से जन सहमति की एक धारणा बन गई कि 2 तरीके के लोग होंगे, एक अभिजन तथा दूसरे जन, जो कि जन हमेशा अभिजन को सहमति देने का काम करते थे। ठीक है, उनका दृढ़ विश्वास है कि शक्ति का डर बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता, वास्तव में जन स्वीकृति ही निर्णायक होती है। यदि अभिजनों के निर्णय में स्वीकृति ना होकर शक्ति है तो समझ लेना सत्तारूढ़ अभिजन के दिन लद गए हैं और ऐसी स्थिति में शीघ्र ही दूसरे अभिजन सत्ता संभाल लेंगे। ये पॉइंट काफ़ी पॉइंटेड है कि अभिजनों के बारे में उन्होंने बताया कि उनके निर्णयों में स्वीकृति ना होकर शक्ति है, यानी कि अगर वो एक्सेप्टेंस की भावना को नहीं रखते हैं और सिर्फ डराने की पावर को दिखाते हैं तो सत्ता रूढ़ीवादी सत्ता हो जाएगी और जब ऐसा होगा तो उनकी पतन की स्थिति शुरू हो जाएगी और जो व्यक्ति जन में है उनमें से कोई एक व्यक्ति उठकर अभिजन व्यक्ति बन जाएगा और उनमें से कुछ लोगों का ग्रुप वो लेकर डिसाइड करेगा कि उनकी अभिजन जो पार्टी बनेगी वो आ जाएगी। सिंपल है। चलिए, मुझे लगता है कि हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी टॉपिक बचता है और ऐसा लगता है कि इसमें किसी कॉन्सेप्ट पर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।